एक राजस्थानी टी प्लांटर के सुख और दुख। लेखक विनोद रिंगैनिया। पिछले दिनों एक पुस्तक पढ़ने का मौका मिला। पुस्तक का नाम था डायरी एक टी प्लांटर की। ये चिरंजीलाल चमड़िया की लिखी एक डायरी है जिसे कोलकाता के प्रकाशक और हमारे मित्र प्रतिश्रुति प्रकाशन के मालिक लक्ष्मण केरिया ने प्रकाशित किया है। मुझे ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण लगी। पुस्तक की मेरे लिए महत्ता कुछ दूसरे ही कारणों से रही और इसीलिए ये पुस्तक मुझे सुझाने के लिए मैंने लक्ष्मण केरिया जी का धन्यवाद भी किया। सबसे पहले ये बता दें कि पुस्तक में क्या है। चिरंजीलाल चमड़िया कोलकाता के रहने वाले थे। पिता के खास कमाई नहीं होने के कारण उन्हें अपने साधन संपन्न मामा के परिवार की ओर ताकना पड़ता था। मामा का परिवार कोई और नहीं हमारे देश का जाना माना तांतिया परिवार था और उनके एक मामा देश भर में ख्याति प्राप्त रामेश्वर तांतिया थे। चिरंजीलाल की मां की मृत्यु तभी हो गई जब वे 11वीं कक्षा में थे। इस मौत से उन्हें गहरा धक्का लगा और वे अपनी 11वीं से आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और मामाओं के एक बागान में काम सीखने के लिए चल पड़े। छोटी उम्र में ही उन्होंने भरपूर काम सीखा और चाय बागान के काम में महारत हासिल कर ली। जल्दी ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी लेकिन काम की जानकारी होने के कारण उनके पास नौकरियों की कतार लगी रही। इस तरह उन्होंने चाय बागान में काम के दौरान आसाम के लाकुवा, उदालगुड़ी जिले, कछार जिले, दार्जिलिंग और डुआस के विभिन्न अंदरूनी स्थानों का अनुभव प्राप्त किया। इनके बड़े भाई के ऊपर शुरुआती दौर में कर्ज चढ़ गया था लेकिन बाद में उनकी स्थिति भी अच्छी हो गई और बड़े भाई ने स्वयं एक चाय बागान खरीद लिया और चिरंजीलाल को उसमें डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। फिर चिरंजीलाल ने खुद अपना बागान खरीद लिया। आगे चलकर उनके 2 बेटे भी इसी उद्योग में आ गए और उन लोगों ने उत्तरी बंगाल में अपना खुद का नया बागान लगाया जिसने भारत में इस उद्योग की धारा ही बदल दी। 2. चिरंजीलाल सिर्फ व्यवसाय तक ही सीमित नहीं रहे। कछार में रहने के दौरान उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिलचर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। हार गए लेकिन अच्छे खासे वोट हासिल किए। बागानों में रहने के दौरान इन्होंने पेंटिंग का अभ्यास किया और आगे चलकर काफी अच्छी पेंटिंग करने लगे। चाय उद्योग से संबंधित इनके लेख लंदन की पत्रिका में प्रकाशित होते थे और एक समय ऐसा आया जब भारत में शायद ही कोई ऐसा चाय उद्यमी होगा जो चिरंजीलाल से परिचित न हो। 3. पुस्तक या डायरी पढ़कर हमें कुछ बातों का अच्छा खासा आभास हो जाता है। जैसे ये कि चाय बागान की जिंदगी क्या होती है और वहां किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब तक चाय बागान के बारे में हमारी जो धारणा थी वह सिर्फ अखबार में यदा कदा आने वाली खबरों के द्वारा बनी थी। जैसे ये कि अमुक बागान में मजदूर हिंसक हो गए और बागान के मैनेजर पर हमला कर दिया, या मैनेजर के बंगले को जला दिया, या मैनेजर ने अपने रिवाल्वर से गोलियां चलाई जिससे मजदूर की मृत्यु हो गई। जैसे ये कि अमुक बागान घाटे में चला गया और वहां तालाबंदी हो गई। चिरंजीलाल की डायरी हमें क्लोज अप में ले जाकर ये दिखाती है कि आखिर ये सब घटनाएं दरअसल कैसे घटती हैं। 4. कई कारणों से मैं लेखक के साथ तादात्म्य स्थापित कर पाया। एक तो इसलिए कि इसकी कुछ घटनाएं मेरे जीवन की घटनाओं से मिलती जुलती हैं। जैसे उन्होंने शुरुआत में मामा के लाकुवा स्थित बागान में काम किया और जब वेतन देने की बारी आई तो उन्हें 50 रुपये मासिक के हिसाब से वेतन थमा दिया गया। आज 2023 के हिसाब से इसे बढ़ा भी दे तो ये 3000 से ऊपर नहीं बैठता। राजस्थानी परिवारों में यह अक्सर होता है कि अपने रिश्तेदार के साथ वे लोग अच्छा बर्ताव करते हैं लेकिन नकदी वेतन देने की जब बात आती है तब वे बड़े कंजूस की तरह बर्ताव करते हैं। मैंने भी जब पत्रकारिता का काम सीखने के लिए एक जगह काम शुरू किया जो रिश्तेदार की तरह ही थे तो मुझे लोगों को नौकरी पर रखने का अधिकार सहित हर तरह के अधिकार थे। मैं 4000-5000 की पगार पर लोगों को रखता था लेकिन स्वयं मेरा वेतन कभी 2500, आज के 25,000 से ऊपर नहीं बढ़ पाया। डायरी पढ़कर मन में सवाल उठा कि क्या राजस्थानियों में सभी जगह ऐसा ही होता है। चिरंजीलाल की तरह ही मुझे भी काम सीखने का अवसर प्राप्त होने के कारण अत्यधिक लाभ हुआ और इसकी भरपाई अधिक वेतन से नहीं हो सकती थी। अच्छा हुआ कि शुरुआत में वेतन कम रहा और मैं एक ही स्थान से चिपका नहीं रहा।
एक राजस्थानी के रूप में चिरंजीलाल का सुख ये था कि उन्हें बहुत कम उम्र में काम का प्रशिक्षण मिल गया, और दुख ये कि उचित पगार नहीं मिली। 5. एक जगह उन्होंने लिखा है कि किस तरह उनकी मां जरी की 2 साड़ियां रखती थी और शादी ब्याह के अवसर पर उन्हें सावधानी के साथ पहनकर वापस अगले किसी आयोजन के लिए करीने से रख देती थी। ये भी एक आम राजस्थानी अनुभव है। राजस्थानी समाज में गरीब होना अधिक मारक होता है क्योंकि आपको ऐसे लोगों के बीच रहना पड़ता है जो आपसे कई गुना अधिक धनी होते हैं। उनके बीच अपनी इज्जत को बनाकर रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है यह इस डायरी में स्पष्ट होता है। अलका सरावगी के कलिकथा वाया बाईपास में भी राजस्थानी समाज के इस तरह के सुख और दुख के प्रसंग आते हैं। 6. हम अक्सर मजाक में इस बात का जिक्र करते हैं कि अपने काम पर किसी राजस्थानी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह आपका काम तो अच्छी तरह और ईमानदारी के साथ करेगा, लेकिन आगे चलकर एक दिन वह स्वयं वैसा ही बिजनेस खड़ा कर लेगा और आपका प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। अपने आसपास मैंने ऐसे दर्जनों उदाहरण देखे हैं। चिरंजीलाल की डायरी पढ़कर भी इसी बात की पुष्टि होती है। स्वयं चिरंजीलाल बागान के छोटे मोटे मैनेजर से एक दिन बागान का मालिक बन गया। कई बार हम आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है। ये डायरी पढ़ने पर हमें इस बात की गहराई तक जाने का अवसर मिलता है। 7. डायरी पढ़ते समय इस बात का एहसास होता है कि इसमें बहुत बड़ी साहित्यिक संभावना छुपी हुई थी जिसे लेखक फलीफूट नहीं कर पाए। साहित्यिक दृष्टि से इस पुस्तक को और भी उत्कृष्ट बल्कि कालजयी बनाया जा सकता था। जैसे नीरज चौधरी ने असमिया भाषा में चमेली मेमसाब के नाम से एक कृति की रचना की। आज वह कृति चाय बागान के जीवन को जानने के लिए एक मानक कृति का स्थान ले चुकी है। उस पर असमिया, हिंदी और बंगला में फिल्में बन चुकी है। इसी तरह चिरंजीलाल यदि अपने अनुभवों और डायरी के आधार पर किसी उपन्यास की रचना करते तो वह एक ही उपन्यास उन्हें साहित्य की दुनिया में बहुत ऊंचे स्थान पर आसीन करवा सकता था। लेकिन हाय रे, राजस्थानी समाज, यहाँ उभरते हुए और संभावना में साहित्यकार को पहचानने, रास्ता दिखाने वाला और प्रेरणा देने वाला कोई नहीं मिलता। 8. डायरी पढ़ते हुए हमें कई बार यह आभास होता है कि लेखक कुछ कहते हुए सकुचा रहा है या कहते कहते रुक गया है। जैसे किसी स्त्री की सुंदरता का वर्णन या किसी के विवाहेतर संबंधों के बारे में बताते समय लगता है कि लेखक अपने आप को परंपरागत राजस्थानी सोच से जकड़ा हुआ पाता है। उसे शायद लगा हो कि बच्चे पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे। 9. डायरी पढ़ते समय इस बात को हम अनुभव कर सकते हैं कि समाज में हर व्यक्ति को अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। साहित्यिक दृष्टि से हो सकता है सारी आत्मकथाएं एक समान उच्च स्तर की न हो, लेकिन इन आत्मकथाओं के माध्यम से हमें अलग अलग जिंदगियों को नजदीक से देखने का मौका मिलता है। हर व्यक्ति खुद नहीं लिखता, इसलिए होता यह है कि उन जिंदगियों के बारे में कुछ दूसरे लोग लिखते हैं और वे अपने चश्मे से उन जिंदगियों को देखते हैं। उस जिंदगी ने अपनी जिंदगी में क्या सोचा, क्या अनुभव किया, इसे हम सिर्फ दूसरे के चश्मे से ही देख पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि समाज के विभिन्न पायदानों पर खड़े लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें किस तरह के अनुभव होते हैं। काश ये हम जान पाते तो खुद हमारा अनुभव संसार कितना समृद्ध हो जाता। मसलन, कोई चोर, कोई डकैत, कोई घरेलू नौकरानी, कोई बहुत बड़े उद्योगपति, किसी निर्जन स्टेशन के स्टेशन मास्टर, किसी पहाड़ पर बसा कोई ऐसा ग्रामीण जिसने कभी बाहरी दुनिया का चेहरा न देखा हो, उनका अनुभव कैसा होता होगा। साहित्य से पुस्तकालय भरे रहते हैं, लेकिन ऐसा प्रथम अनुभव वाला साहित्य उसमें कितना होता है। राजस्थानी लोग अक्सर लिखने पढ़ने से दूर रहते हैं, इसलिए उनके बारे में दूसरे लोग ही लिखते हैं और वे लोग राजस्थानियों को अपने चश्मे से देखते हैं। ऐसे में राजस्थानियों के बारे में आज हर जगह भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो आश्चर्य ही क्या।